यह एक खौफनाक अंधेरे से भरी रात थी। जनवरी महीने की एक सर्द भरी खौफनाक रात, तेज बारिश वाली और भयानक बिजली की गड़गड़ाहट वाली रात। कड़ाके की जमा देने वाली ठंड में कोई अपने घर से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर कोई था जो इस खतरनाक सर्द भरी रात में भी बाहर था। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 23-24 साल के आसपास होगी। उसने लेदर की जैकेट और जींस पैंट पहन रखी थी। इस कड़ाके की ठंड में और बरसात के बीच वह सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, मानो उसके पीछे मौत पड़ी हो और वह बचने के लिए जितना हो सकती थी उतना दूर जाना चाहती हो। उस लड़की के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। बीच बीच में जब बिजली चमक रही थी तब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वह हल्के सांवले रंग की थी, दिखने में खूबसूरत थी, मगर इस वक्त उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी परेशानियां दिख रही थी। वो दौड़ते हुए थोड़ी सी थक गई, जिसके बाद उसने एक बार पीछे की तरफ देखा और फिर रुककर घुटनों पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका शरीर ठंड की वजह से कांप रहा था। कुछ देर तक आराम करने के बाद उसने अपने बालों को झटककर अपनी पीठ के पीछे किया। वो दोबारा पीछे मुड़ी तो उसकी आंखों में कुछ देर के लिए गायब हुआ डर फिर से वापस आ गया। उसके पीछे कोई था, कोई ऐसा शख्स जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बुर्का पहन रखा था, हाथ में एक लंबा डंडा था जिसके सिरे पर एक तेज धारदार हथियार लगा हुआ था। वो किसी शैतान की तरह ही दिख रहा था, या फिर यूँ कह लिया जाए वो मौत ही थी जो उस लड़की का पीछा कर रही थी। उसे देखते ही उस लड़की ने फिर से सामने की तरफ दौड़ना शुरू किया। वह जितना तेज हो सकती थी उतना तेज दौड़ने की कोशिश कर रही थी। सामने सड़क दाएं तरफ मुड़ रही थी। लड़की पीछे देखने लगी और पीछे देखते हुए दाएं तरफ मुड़ने लगी। उसे नहीं पता था सामने से एक कार आ रही है। वही कार में जो शख्स था वह एक गाने की धुन में खोया हुआ था। मोहम्मद रफ़ी के एक गाने की धुन में वो गाने में खोए हुए कार चला रहा था। उसने ब्लैक कलर के एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं था। लड़की ने सामने की तरफ देखा तो उसे कार की तेज रोशनी दिखाई दी और उसने अपने दोनों हाथ तेजी से अपनी आंखों के सामने कर दिए। कार आई और उस लड़की से टकरा गई। लड़की उछलते हुए सड़क पर दूर जा गिरी। कार चला रहे शख्स ने ब्रेक लगाकर उसे रोक दिया। उसने सामने की तरफ देखते हुए परेशान लहजे में कहा, ओह नहीं, ये मुझसे क्या हो गया। वह फौरन कार से नीचे उतरा और अपने छाते को खोलकर लड़की की तरफ जाने लगा। लड़की के पास पहुंचते ही उसने उसे अपनी तरफ पलटाया। लड़की का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था और उसके सर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बिना देरी किए उसे अपनी कार में ले जाने लगा ताकि वह उसे अस्पताल ले जा सके। उसने लड़की को कार के पीछे वाली सीट पर लेटाया और वह सामने वाली सीट पर जाने लगा। तभी लड़के ने उसके कोट को पकड़ लिया। वह लड़की कांपते हुए शब्दों में बोली, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस लड़के ने उसे अजीब नज़रों से देखा और फिर उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे बस तुम्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर उसे लड़की ने उसके कोट को नहीं छोड़ा। लड़की के गले में एक बैग था। उसने दूसरे हाथ से बैग को अपने गले से निकाला और उसे उस लड़के की तरफ करते हुए कहा, इसमें एक चीज़ है, प्लीज़ इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी मंजिल पर पहुंचा देना। अगर तुमने इसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाया तो यह चीज़ जिस किसी के पास होगी उसकी 7 दिनों में मौत हो जाएगी। लड़की बुरी तरह से कांपने लगी थी और उसके मुंह से सफ़ेद झाग बाहर निकलने लगी। लड़के ने दोबारा से उसके हाथ को अलग करने की कोशिश की और फिर अलग करने के बाद सामने आकर कार को दोबारा स्टार्ट किया। जब वह कार को दोबारा स्टार्ट कर रहा था तब उसके आईडी कार्ड दिखा जिस पर लिखा था संजय सिंह। उसका नाम संजय था। जल्दी वो उसे अस्पताल ले आया जहां डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू करने की कोशिश की, मगर 30 मिनट का भी वक्त नहीं लगा और डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, सॉरी, हम इस लड़की को नहीं बचा पाए। इस लड़की को काफ़ी सारे सांपों ने काट लिया था, जिसका जहर फैलने की वजह से इसकी मौत हो गई है। संजय ने हैरानी से कहा, क्या बहुत सारे सांपों ने काट लिया? फिर उसे याद आया जब वह लड़की उसकी कार में थी तब उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उस लड़की की मौत के लिए बुरा लग रहा था।
जब पुलिस भी यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद संजय ने अपनी पहचान पुलिस को बताई, जिसके बाद लड़की की मौत के कारण को जहर ही मान लिया गया। अगले 2-3 घंटे तक संजय वहीं पर था। इसके बाद वह सुबह के 5 बजे के करीब वो बाहर आया और अपनी कार में बैठकर घर जाने के लिए उसे स्टार्ट किया। तभी उसने पीछे की तरफ देखा जहाँ लड़की का बैग पड़ा था। उस बैग को जिसे देते हुए लड़की ने कहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, वरना 7 दिनों में उस शख्स की मौत हो जाएगी। जिसके पास यह चीज़ रहेगी वह कुछ देर तक इसे देखता रहा। फिर उसने बैग को उठाया और सामने वाली सीट पर लाकर उसे खोला। बैग के अंदर अजीब से पत्थर के 3 टुकड़े थे। यह 3 टुकड़े मिलकर एक चक्कर बना रहे थे, जिसे पूरा होने के लिए चौथे टुकड़े की ज़रूरत थी, मगर वह यहाँ पर नहीं था। उसने सोचते हुए कहा, यह लड़की इन पत्थर के टुकड़ों को क्या कर रही थी और यह बात इसके दिमाग में किसने डाल दी जिसके पास यह पत्थर के टुकड़े होंगे उसकी 7 दिनों में मौत हो जाएगी। फिर वह मुस्कुराया और बोला, घर जाकर इसे शनाया को दूंगा, मेरी वो पागल बहन जो खुद को एक खोजी कहती है, उसे इसमें बहुत दिलचस्पी होगी। यह कहकर उसने कार स्टार्ट की और उसे अपने घर की तरफ ले लिया। सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे थे जब शनाया के कमरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। शनाया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। 23 साल की उम्र की, थोड़ी हल्के सावले रंग की लड़की, 5 फुट 9 इंच हाइट, काले बाल जो उसकी कमर तक आते थे। वह कमरे में इस वक्त कंबल ओढ़कर सोई हुई थी और उसने उठने का मन नहीं कर रहा था। उसने मरीज की तरह अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए उसे अलार्म पर रखा और उसे बंद कर दिया। अलार्म को बंद करने के बाद उसने दूसरी तरफ करवट ली। दूसरी तरफ करवट लेते ही उसके कमरे का एक नज़ारा दिखा। उसका पूरा कमरा अलग अलग एंटीक चीज़ों से भरा हुआ था। सबकी सब चीज़ एक से बढ़कर एक थी और काफ़ी पुराने वक्त की लग रही थी। सामने की दीवार पर एक बोर्ड था जिस पर उसने काफ़ी सारे नोट को लिख कर चिपका रखा था। वह हिस्ट्री की एक स्टूडेंट थी और उसे खोज करना और पुरानी चीज़ ढूंढना बहुत पसंद थी। शनाया ने अभी तक 5 मिनट में ही और नींद ली होगी, तभी उसके बेड के ठीक नीचे पड़े दर्जन भर अलार्म एक साथ बज पड़े। इन्हें सुनते ही शनाया की आंख एक झटके में खुल गई और वह फौरन उठकर बैठ गई। उसने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका और मुंह से हवा छोड़ते हुए कहा, शनाया, तुम्हारी यह नई सुबह बहुत आफत भरी रहने वाली है। शनाया अपने बिस्तर से उठी और सभी अलार्म को बंद करने के बाद फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर वह कमरे से बाहर आई तो उसे विक्की और कौशल दिखे, जो कि उसके भतीजे थे। दोनों ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ कहा, गुड मॉर्निंग शनाया बुआ, बताइए आज हमें कौन से खजाने को ढूंढना है। शनाया रोज़ सुबह दोनों बच्चों को कोई ना कोई टास्क देती थी जिसमें उन्हें एक चीज़ को ढूंढना होता था, जिसे वह खजाना बोलती थी। शनाया ने दोनों बच्चों के बाल पर हाथ फेरा और फिर बोली, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज तुम लोगों की छुट्टी है क्योंकि मुझे कॉलेज जल्दी पहुंचना है। आज हम सब एक ट्रिप पर जा रहे हैं। इसमें हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हमें एक कब्र दिखाएंगे जिसे हाल फिलहाल में ही हमारे शहर में ढूंढा गया है। दोनों बच्चों के चेहरे पर यह सुनकर मायूसी आ गई। शनाया ने उसके गालों को थपथपाया और बोली, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहूँगी। दोनों बच्चे यह सुनकर खुश हो गए। इसके बाद वह यहाँ से चले गए और शनाया नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गई। डाइनिंग टेबल पर विजय और अनीता खाना खा रहे थे। अनीता विजय की वाइफ थी जो तकरीबन 27 साल की होगी। शनाया ने दोनों को गुड मॉर्निंग कहा और फिर वह खाना खाने लगी। विजय ने खाना खाते हुए कहा, कल रात सच में मेरे लिए बहुत बुरी थी। मेरे कार से एक लड़की टकरा गई। उसने अभी तक यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, तो दोनों ने उसे हैरानी से देखा। अनीता बोली, आपने एक लड़की को टक्कर मार दी और आपने हमें बताया भी नहीं। मैंने आते ही आपसे पूछा था आप इतनी देर से क्यों आए हो, तब भी आप कुछ नहीं बोले। विजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता था तुम परेशान ना हो। मैं उस लड़की को अस्पताल ले गया था जहां पता चला सांपों के काटने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसको एक नहीं काफ़ी सारे सांपों ने काटा था, इसलिए वह बच नहीं पाई।
पुलिस को मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और फिर लड़की की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी तो उन्होंने भी मुझे जाने दिया। शनाया ने अपने चेहरे पर मायूसी दिखाई। मुझे लड़की के लिए अफसोस हुआ। बेचारी, गॉड उसकी आत्मा को शांति दे। यह कहकर वह अपना खाना खत्म करने लगी। जबकि अनीता का खाना जल्दी खत्म हो गया था तो वह यहाँ से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद विजय ने पत्थर के टुकड़ों के बारे में शनाया को बताने का सोचा, मगर उसके दिमाग में वह बात आई जिसमें कहा था कि जिसके पास यह पत्थर के टुकड़े होंगे वह 7 दिनों में मर जाएगा। तो वह सोचने लगा कहीं इससे शनाया उसके बारे में फिक्र न करने लगे। कुछ देर तक वो सोचता रहा। इसके बाद उसने बताना ही ठीक समझा। उसने शनाया को बताते हुए कहा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। उसे लड़की ने मरने से पहले मुझे कुछ पत्थर के टुकड़े दिए थे जो काफ़ी पुराने वक्त के हैं। मेरे लिए तो वह बस पत्थर के टुकड़े हैं, मगर तुम्हारे लिए वह एक खजाने से कम नहीं होंगे। शनाया का खाना खत्म हो चुका था और उसे ट्रिप के लिए जाना था, तो वह अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, ठीक है, मैं आकर देख लूँगी, मगर अभी के लिए मुझे देरी हो रही है। आप उन्हें मेरे कमरे में रख देना, मैं आकर देखती हूँ वह क्या है क्या नहीं। यह कहकर वह यहाँ से निकल गई। जबकि विजय, जो कि पहले से ही इस बात को बताने से हिचकिचा रहा था, उसने गहरी सांस लेकर इस बात को पूरी तरह से जाने दिया। खाना खाने के बाद उसने पत्थर के टुकड़ों को उठाकर शनाया के कमरे में उसकी टेबल पर रख दिया और फिर एक बार कमरे को देखने के बाद बाहर आकर अपने काम के लिए चला गया। शनाया कॉलेज पहुंची तो उसकी फ्रेंड अनिका पीछे से आई और उसने उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे ढक दिया। शनाया ने बिना देरी किए कहा, अनिका की बच्ची, तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मैं तुम्हें हर बार पहचान लूँगी। यह कहकर वह पीछे पलटी। अनिका ने वाइट कलर का टॉप और जीन्स पैंट पहन रखी थी। उसके बाल थोड़े से कर्ली थे और रंग गोरा। उसकी हाइट शनाया से 2 इंच ज़्यादा थी। अनिका हैरानी वाले एक्सप्रेशन देते हुए शनाया से बोली, तुम आखिर हर बार मुझे कैसे पहचान लेती हो? तुम बहुत मास्टरमाइंड हो, इसी वजह से हिस्ट्री के क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हो। शनाया ने इतराते हुए कहा, वो तो मैं हूँ ही, मगर तुम्हें पहचानने के लिए मेरे मास्टरमाइंड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो परफ्यूम यूज़ करती हो वह इस कॉलेज में कोई नहीं करता। हर बार मैं तुम्हें तुम्हारे इसी परफ्यूम से ही पहचानती हूँ ना कि कोई ख़ास लॉजिक लगाकर। अनिका ने अपनी आंखें बड़ी की और फिर शनाया को खींचते हुए क्लास की तरफ ले जाने लगी। दोनों क्लास में आए। क्लास में उनके हिस्ट्री के प्रोफेसर जावेद अपना स्पीच देने की तैयारी कर रहे थे, जो कि आज के ट्रिप को लेकर थी। दोनों के क्लास में आते ही उन्होंने अपनी फाइलों को समेटा और फिर सभी स्टूडेंट को देखते हुए बोले, आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर जा रहा हूँ वहाँ हमने जो खोज की है वो इस शहर को कुछ दिनों तक चर्चा में रखने वाली है। सबने क्लियोपेट्रा के बारे में तो सुना होगा, विश्व की वह आखिरी रानी जो सबके लिए रहस्य थी। उसकी हजारों रहस्य होंगे जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आप सबको जानकर हैरानी होगी, हमारे इस शहर में क्लियोपेट्रा की एक दासी की कब्र मिली है। इस शहर में उसका होना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। वो कब्र एक पुराने खंडर के फर्श को खोदने के बाद मिली है। वहाँ एक खुफिया कमरा था जिसमें एक छोटा रास्ता था जो एक बड़े हॉल की तरफ जाता था और वही उसकी कब्र थी। मुझे उस कब्र की जांच करने की जिम्मेदारी मिली है और इसमें आप सभी मेरे साथ शामिल होंगे। लेकिन सभी नहीं, बस 4 लोग, और वह भी वो होंगे जो आज मुझे उस कब्र को देखने के बाद उससे जुड़ी हुई सबसे ज़रूरी चीज़ बताएंगे। जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताएगा और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ बताएगा वह मेरी टीम का हिस्सा होगा और आगे